नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगी। जरा सोचिए, एक 13 साल का बेघर बच्चा जिसके पास खाने तक को पैसे नहीं थे, वो कैसे एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर गया जो आज दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर लग्जरी का प्रतीक है। ये सफर सड़क की धूल से शुरू होकर महलों और फिर विशाल कॉर्पोरेट एम्पायर्स तक जाता है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। 12.8 बिलियन डॉलर्स। साल 2023 में इस ब्रांड की वैल्यूएशन इसी अविश्वसनीय आंकड़े को छू गई थी। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बेशुमार दौलत और एक ऐसे इलीट स्टेटस का प्रतीक है जिसके बारे में आम लोग सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। लेकिन इस चकाचौंध और अथाह संपत्ति के पीछे की जो शुरुआत थी ना, वो इसके बिल्कुल उलट थी। अब जरा इस 12.8 बिलियन डॉलर की चमक की तुलना एक और नंबर से करते हैं। 292 मील। ये वो दूरी है जो एक 13 साल के लुई ने बिना एक भी पैसे के भूखे प्यासे पैदल तय की थी। अपनी सौतेली माँ के बर्ताव से परेशान होकर 1835 में वो रात के अंधेरे में घर से भाग निकला था। पेरिस पहुंचने के इस 292 मील के लंबे और थका देने वाले सफर में उसे कई बार जंगलों में सोना पड़ा और कई कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ा। अब इस टाइमलाइन को देखिए। 1837 में पेरिस पहुंचने के बाद लुई ने एक बॉक्स बनाने वाले क्राफ्ट्समैन के पास बतौर हेल्पर काम शुरू किया। अब ये वो दौर था जब पेरिस में रेलवे एकदम नई नई आई थी और लोगों को सफ़र के लिए बक्सों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अपने कड़ी मेहनत और हुनर के दम पर 1852 आते आते लुई ने फ्रांस की एलीट क्लास और रॉयल्स के बीच अपनी एक खास जगह बना ली। और फिर आया 1854 का वो ऐतिहासिक साल जब सड़क से उठकर आए इस लड़के ने अपनी पहली दुकान खोली। भाग 1, लग्जरी सफर में क्रांति। तो हुआ ये कि उस समय लोग घोड़ा गाड़ी में सफर करते थे और गुंबद के आकार वाले भारी बक्से इस्तेमाल करते थे। ये बक्से सुअर के चमड़े से बनते थे और ट्रेन में बहुत ज्यादा जगह घेरते थे। लुई ने इस प्रॉब्लम को समझा और एक फ्लैट टॉप रेक्टेंगुलर ट्रंक का आविष्कार कर डाला। पिग स्किन की जगह उन्होंने हल्के और मजबूत ट्रायन-ऑन कैनवस का इस्तेमाल किया और सबसे अच्छी बात, ये नए बक्से न सिर्फ हल्के और वाटरप्रूफ थे बल्कि चपटे होने की वजह से ट्रेन में इन्हें एक के ऊपर एक आसानी से रखा जा सकता था। सच कहूं तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एकदम क्रांतिकारी बदलाव था। और इस इनोवेशन का असर क्या हुआ? ब्रांड की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। दुनिया भर के रईस इन ट्रंक्स के दीवाने हो गए। यहाँ तक कि भारत के महाराजाओं ने भी इसे अपना अल्टीमेट स्टेटस सिंबल बना लिया था। जरा इस लिस्ट को देखिए। कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह ने अपनी तलवारों और पगड़ियों के लिए 60 अलग-अलग कस्टमाइज्ड ट्रंक्स का ऑर्डर दिया। वहीं जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने मात्र 7 महीने के अंदर अपनी पोलो आउटफिट्स और सिगार्स के लिए 38 खास ट्रंक्स मंगवाए। मतलब क्रेज देख रहे हैं आप। अब जैसे जैसे ब्रांड मशहूर हुआ, एक नई मुसीबत आ गई। ट्रेन्स में अमीरों के महंगे सामान की चोरी। इसे रोकने के लिए लुई के बेटे जॉर्ज व्हीटॉन ने एक ऐसा मल्टीपल पिन टम्बलर लॉक बनाया जिसे खोलना चोरों के लिए लगभग नामुमकिन था। और इसे प्रमोट करने का उनका तरीका बहुत ही शानदार था। जॉर्ज ने सीधे अखबार के फ्रंट पेज पर दुनिया के सबसे मशहूर एस्केप आर्टिस्ट हैरी हुडीनी को चुनौती दे डाली कि वो इस लॉक को खोलकर दिखाएं। हुडीनी ने ये चुनौती स्वीकार नहीं की और बस फिर क्या था, इस एक घटना ने मार्केट में इन तालों की डिमांड को रातों रात आसमान पर पहुंचा दिया। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि आज हम जिस मशहूर 1896 मोनोग्राम को देखते हैं उसे सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका असली मकसद था नकली सामान बनाने वालों को रोकना। जॉर्ज विटॉन ने जापानी फ्लोरल मोटिव्स और अपने पिता की याद में इनिशियल्स का इस्तेमाल करके एक बेहद जटिल और सटीक अलाइनमेंट वाला डिज़ाइन तैयार किया। हर एक बैग को पूरी तरह से हाथों से बनाया जाता था ताकि कोई भी इसे आसानी से कॉपी न कर सके। भाग 2, युद्ध के समय का अंधकार में सच। इतिहास का ये हिस्सा काफी संवेदनशील है। द फ्रेंच सागा नाम की किताब में किए गए दावों के अनुसार जब फ्रांस पर नाजी सरकार का कब्जा था और देश के सभी बिजनेस विरोध में बंद हो रहे थे, तब इस ब्रांड ने नाजी पपेट सरकार के साथ सहयोग किया था। उन्होंने कुछ प्रोपेगेंडा पोस्टर्स भी बनाए। अब देखिए, आलोचक इसे सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए उठाया गया कदम मानते हैं, वहीं कंपनी इसे महज एक सर्वाइवल टैक्टिक बताती है, यानी उस मुश्किल दौर में खुद को बचाए रखने की मजबूरी। हम यहाँ बिना किसी का पक्ष लिए बस इतिहास के इन दोनों पहलुओं को आपके सामने रख रहे हैं। भाग 3, द हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेकओवर।
युद्ध के बाद ब्रांड आगे बढ़ा, लेकिन 1980 के दशक तक आते आते ये कहानी एक साधारण फैमिली बिजनेस से निकलकर एक फुल ऑन कॉर्पोरेट थ्रिलर में बदल जाती है। ब्रांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और होलसेलर्स को हटाकर सीधे रिटेल से भारी मुनाफा कमा रहा था। लेकिन शेयर मार्केट में आने के बाद बाहरी लोगों द्वारा कंपनी को टेकओवर किए जाने का डर सताने लगा। इसी डर से बचने के लिए 1987 में ब्रांड ने मुएट हेनेसी के साथ मर्जर करके LVMH नाम की एक विशाल कंपनी बनाई। हालांकि बचाव के लिए उठाया गया ये कदम आगे चलकर फाउंडर्स के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। और यहीं से शुरुआत होती है कॉर्पोरेट जगत के एक बहुत बड़े टेकओवर की। मर्जर के बाद दोनों कंपनियों के बीच पावर की जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई। इस बीच बर्नार्ड आर्नोल्ड को एक सहयोगी के रूप में लाया गया, लेकिन उनकी रणनीति बेहद आक्रामक थी। इन 3 स्टेप्स पर गौर कीजिए। उन्होंने गुप्त रूप से पार्टनर्स के साथ मिलकर LVMH के भारी मात्रा में शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए। अरबों डॉलर्स का निवेश करके वो सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए और 1989 तक उन्होंने फाउंडर्स को ही बाहर का रास्ता दिखाकर पूरे ब्रांड पर अपना कब्जा जमा लिया। अब कंट्रोल हाथ में आते ही बर्नार्ड आर्नोल्ड ने अपनाई हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की अग्रेसिव स्ट्रैटेजी। आसान शब्दों में कहें तो बाजार में मोनोपोली यानी एकाधिकार बनाने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स को ही खरीद लेना। इस स्ट्रैटेजी के तहत 75 बड़े लग्जरी ब्रांड्स को अक्वायर किया गया। गुच्ची और हर्मीज जैसी कंपनियों को भी टेकओवर करने की बहुत जबरदस्त कोशिशें की गई। हालांकि उन्होंने कड़े कदम उठाकर खुद को बचा लिया। भाग 4, विवाद और आधुनिक वास्तविकता। और ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि ये ब्रांड अपनी एलीट इमेज बनाए रखने के लिए किस हद तक जा सकता है। जरा नंबर्स देखिए। दुनिया की सबसे प्रीमियम लोकेशंस पर स्टोर खोलने के लिए करोड़ों डॉलर्स सिर्फ किराए में दिए जाते हैं। रोम के स्टोर का सालाना किराया $14.6 मिलियन, पेरिस का $26 मिलियन और हांगकांग के स्टोर का किराया $51 मिलियन है। ये सब क्यों? सिर्फ और सिर्फ सबसे एलीट ग्राहकों के बीच अपनी एक्सक्लूसिव मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। अब इतने महंगे स्टोर्स और इतने हाई प्राइस टैग्स को देखकर एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल दिमाग में आता है। क्या ये प्रोडक्ट्स वाकई में 100% मेड इन फ्रांस है? जो हेरिटेज और ऑथेंटिसिटी दुनिया भर में बेची जा रही है, क्या उसकी सच्चाई भी वही है जो बाहर से दिखाई देती है? कुछ रिपोर्ट्स एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करती हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोमानिया जैसी देशों में मास प्रोड्यूस किया जाता है, जहां वर्कर्स को महीने के मात्र 133 यूरो मिलते हैं। और चूंकि मेड इन फ्रांस लेबल लगाने का कानूनी नियम यह है कि प्रोडक्ट का सिर्फ फाइनल टच फ्रांस में होना चाहिए, तो इसी लूप होल का फायदा उठाया जाता है। इसके अलावा पेटा जैसे संगठनों ने दुर्लभ जानवरों की स्किन के इस्तेमाल को लेकर बहुत भारी विरोध किए हैं। यहां तक कि पेटा ने तो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कंपनी के शेयर्स खरीदकर इनकी शेयर होल्डर मीटिंग्स तक में घुसपैठ कर ली थी। एक और बड़ी ही हैरान करने वाली बात है इनकी नो डिस्काउंट पॉलिसी। ये ब्रांड कभी कोई सेल या डिस्काउंट ऑफर नहीं करता। अगर इनके बैग्स नहीं बिकते हैं तो मार्केट में एक्सट्रीम आर्टिफिशियल स्कार्सिटी यानी कमी बनाए रखने के लिए और इंपोर्ट टैक्स वापस पाने के लिए बचे हुए सामान को सीधा जला दिया जाता था। जी हाँ, जला दिया जाता था। हालांकि पर्यावरण पर इसके नुकसान को लेकर बढ़ते विरोध और नए कानूनों के चलते अब इस तरह की चीज़ों पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा रही है। तो इन सभी चकाचौंध और विवादों के बीच ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा विरोधाभास छोड़ जाती है। जरा सोचिए, एक 13 साल का भूखा बच्चा जिसके पास एक समय सिर छुपाने की जगह तक नहीं थी, आज उसी का नाम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एक्सक्लूसिव दौलत का प्रतीक बन चुका है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि इस बेदाग और चमकदार लग्जरी की असली कीमत आखिर किसने चुकाई है।